हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए उठाने जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आने वाले दिन में जो झारखंड सचिवालय की परीक्षा है या फिर इस स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं वहां से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उसको हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन आर्टिकल्स को बताने के क्रम में अगर मुझे कुछ आवश्यकता हुई तो वो चीजें भी हम एक्सप्लेन कर देंगे जहां से प्रश्न बनते हैं या प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर हम लोग कहें तो भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही देशों में, ब्रिटेन में भी और भारत में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में देश का प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है। तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन के सम्राट भी नाम मात्र के प्रधान होते हैं। लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद यहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बेसिक अंतर है दोनों में। और समानता ये कि दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था है। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम लोग उसको देख लें। इस क्रम में राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं कमोबेश आपके सामने निश्चित तौर पर आ जाएंगी। और झारखंड सचिवालय या फिर इस लेवल के जो एग्जाम्स होंगे वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो एक नजर देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। द प्रेसिडेंट, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सबसे पहले 52। इसमें क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ का प्रधान, अध्यक्ष और देश का प्रथम नागरिक होगा। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। आर्टिकल 53 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यद्यपि वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति अपने अधिकारों का, अपने शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारी में बेसिकली मंत्री परिषद आएगा, जिसके विषय में हम आगे आपको यहां पर बताएंगे। आर्टिकल 54 और 55 ये बेसिकली राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव और उनसे संबंधित बातों का प्रावधान अनुच्छेद 54 और 55 करता है। अगर स्पेसिफिक तौर पर हम लोग जाए तो जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान किया गया है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देते हैं, जो मतदाता हैं, उनकी बात की गई है। तो यहां पर ये जान ले कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जैसे लोकसभा के 543 जो अभी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो वर्तमान व्यवस्था है, वो भाग लेंगे। पहले जब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था तो 2 एंग्लो इंडियन इसमें भाग नहीं लेते थे, क्योंकि मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब ये कि राज्यसभा में जिन 12 लोगों को आज भी नॉमिनेट करने का प्रोविजन है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 मेंबर्स एट प्रेजेंट और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। पहले वहां भी एंग्लो इंडियन का आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा चूंकि एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था संविधान में उसको आगे नहीं कंटिन्यू किया गया है, तब वो वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका तो प्रोविजन ऐसे ही खत्म हो चुका है। सिर्फ आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे,
बाकी लोग भाग नहीं लेंगे। इलेक्शन प्रोसेस हम पूरा बताने आपको नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मोटे तौर पर इतना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि हम और आप या वयस्क मताधिकार पर आधारित ये चुनाव नहीं होता है, तो गुप्त मतदान अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी मतदाता होते हैं, और चूंकि सभी विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है क्योंकि वो अपने राज्य की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो संख्या अलग अलग होती है, तो उनका प्रोसेस अलग है। वो अलग से वीडियो में कभी हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप 54 और 55 को इस रूप में याद रखिए कि 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो 54 और 55 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है जिसमें सामान्य तौर पर यह बात है कि राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके पहले यदि वो चाहें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यहां पर यह जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है वो लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं या इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो 5 साल सामान्य तौर पर, बीच में चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकते हैं, या उनको कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान संविधान के उल्लंघन और अतिक्रमण, ये 2 आधार हैं, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण की स्थिति में उनको उनके समय से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। और पदमुक्त करने के लिए भारत के संविधान में महाभियोग का प्रावधान है। तो 56 में कार्यकाल है और 56 के कार्यकाल के तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान का उल्लंघन और अतिक्रमण की स्थिति में उनको आर्टिकल 61 में दिए गए महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो यहां कार्यकाल याद रखें, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान ले। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक इसलिए क्योंकि यह न्यायालय में न चला करके संसद में चलाई जाती है। राष्ट्रपति को उनके समय से पूर्व संविधान के उल्लंघन और अतिक्रमण की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही पदमुक्त किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं, और किसी अन्य आधार पर भी उनको समय से पूर्व पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, पहले इसको लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक है कि सदन के, जिस सदन में इसको लाया जा रहा है, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य इस बात के लिए तैयार हों कि हाँ, हम लोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना चाहते हैं, मतलब इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही इस बात की 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आप पर फलाने तारीख को फलाने सदन में महाभियोग लाया जा रहा है। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के द्वारा अगर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है तब इसकी जांच के लिए इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन यहां कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की, महाभियोग की जांच करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष स्वयं रख सके या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को रखे। दूसरा सदन जांच करने के बाद अगर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देता है तो जिस दिन संसद के दोनों सदनों में यह पारित हो जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति पदमुक्त समझे जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। तो 56 में उनका कार्यकाल और 61 में महाभियोग के द्वारा उनको हटाए जाने का जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान। यहां ये भी जान ले कि अभी तक
किसी भी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। ये हमारे संविधान का खूबसूरती है, या यूं कहे कि हमारे राष्ट्रपति इस गरिमामय पद का इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि इस तरह का नौबत कभी भी नहीं आया है। तो महाभियोग के द्वारा अब तक किसी को भी पदमुक्त नहीं किया गया है, या ये प्रक्रिया ही लिटरली नहीं हुई है। ठीक है, तो 56 और 61 हो गया। अब देखिए 57 में क्या है, तो 57 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अगले कार्यकाल के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और जीतने के बाद फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब कोई राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हों, और इसका उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। इसके अलावा अन्य किसी भी राष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया गया और वो नहीं चुने गए। ठीक है, तो ये उनके दूसरे कार्यकाल के संदर्भ में प्रावधान करता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के संदर्भ में उनकी योग्यता का प्रावधान किया गया है, जिसकी सामान्य बातें यह है कि उनको भारत का नागरिक होना होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारतीय हों। अगर भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के जो भी प्रोविजन है उसके तहत उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल कर ली है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला शर्त ये है, योग्यता ये है, 58 के तहत हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का भारतीय होना होगा, उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना होगा, वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधायिका के या विधानमंडल के सदस्य ना हो। लेकिन यदि वो है भी संसद के या विधानमंडल के सदस्य, तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये प्रावधान है कि पद ग्रहण की तारीख के साथ ही उनका विधायिका में, संसद हो या फिर राज्य का विधानमंडल हो, उनका पद रिक्त समझा जाएगा या खुद ब खुद रिक्त हो जाएगा। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनते ही अगर वो विधायिका के सदस्य हैं तो वहां रेजिग्नेशन दे देते हैं। लेकिन फिर हम दोहरा दें कि अगर वो संसद के सदस्य हैं तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन होगा, शपथ के साथ ही उनका वो पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा कहता है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन वो किसी लाभ के पद पर ना हो, साथ ही वो पागल या दिवालिया ना हो, मतलब मानसिक रूप से वो और स्वास्थ्य के तौर पर वो बिल्कुल दुरुस्त हो, सो दैट कि इस महत्वपूर्ण पद पर वो काम कर सके। ठीक है, तो 58। अब देखिए 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। शपथ ग्रहण का प्रावधान है जिसके तहत वो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में किसी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। 61 महाभियोग का प्रक्रिया था जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब देखिए 62 में प्रोविजन यह है कि वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति का पद उनके मृत्यु से हो जाए, उनके पद त्याग से हो जाए, या उनको पदमुक्त मतलब कि उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और कल्पना कर लें कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ऐसी नौबत भी भारत में आई थी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1969 में मृत्यु हो गई। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू किया। 1969 की बात हम कर रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना जारी किए जाने के बाद वीवी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी और वीवी गिरी के पद त्याग के बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। तो यहाँ एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीवी गिरी और पहला मुख्य न्यायाधीश और एकमात्र जो कि
कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो ये उनका है कि कार्यकाल समाप्ति से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 62 तक हम लोग आए। इसके बाद बीच में उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ चीज है, इसको हम बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको भी एक नजर देख लेंगे। पहले हम लोग इधर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ चीज को खत्म कर लें। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनके विवाद की चुनौती और निर्वाचन परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर, मतलब कि विद इन अ मंथ, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। यहां ये जान लें कि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरा उम्मीदवार दे सकता है या उनके निर्वाचक मंडल के कोई भी 10 सदस्य दे सकते हैं। निर्वाचक मंडल मैंने बताया था कि 54 में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा, तो इनके जो वोटर हैं उनमें से कोई भी 10 उनके निर्वाचन को चैलेंज कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक इंफॉर्मेशन यहां पर यह भी है कि 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, उनके चुनाव परिणाम को चैलेंज किया गया था पहली बार। तो ये एक उदाहरण भी है। 1967 में पहली बार आर्टिकल 71 का प्रयोग करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्वाचन को चैलेंज किया गया था। तो 71 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन को चैलेंज करने की बात। यहां पर यह भी एक जान ही ले कि अगर कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, मतलब कि उनके निर्वाचन परिणाम को रद्द कर दिया, तब भी इस बीच राष्ट्रपति के द्वारा जो भी काम किए गए होंगे उसको मान्यता दी जाएगी। अगर उन्होंने किसी विधेयक को इस दौरान पारित भी किया है तो वो सारे मान्य होंगे। अब देखिए आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। और भारत में आप सब जानते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। 74 क्लाउज 1, शुरुआत में हम आपको बताए थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, एक मंत्री परिषद होती है और राष्ट्रपति इनके सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। यहां पर यह भी जान लें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन 42वें संशोधन के बाद यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो गया कि वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि संसद किसी विधेयक को या मंत्री परिषद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। लेकिन जब संसद या मंत्री परिषद उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो खैर 74 क्लाउज 1 में मंत्री परिषद का प्रावधान है जिसके सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। 75 क्लाउज 1, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यहां जान ले कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने नहीं जाते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्यों में से ही जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उनको 75 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही फिर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। 75 क्लाउज 2, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। 75 क्लाउज 2 में प्रावधान है कि
प्रत्येक मंत्री, मतलब मंत्री इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 75 क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद, सामूहिकता की बात हम कर रहे हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जा रही है और यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। यद्यपि मंत्री परिषद में राज्यसभा से भी सदस्य शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन उनका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। क्यों होगा यह फिर हम बात के किसी वीडियो में बताने का काम करेंगे। इस आर्टिकल से जुड़े हुए चीज को अभी फिलहाल हम लोग रिवाइज कर लें। आर्टिकल 78, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम फिर से दोहरा दें कि राष्ट्रपति यदि ये चाहें कि मंत्री परिषद के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है तो इस बात की जानकारी वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी वो प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी होते हैं, योजक होते हैं, तो ये काम बीच में प्रधानमंत्री, इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इधर प्रेसिडेंट को जानकारी हासिल करनी होगी तो पीएम के माध्यम से करेंगे। इसीलिए पीएम को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी या चेन या योजक भी कहा जाता है। तो 78 80 क्लॉज 3, इसमें यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा में समाज के ख्याति प्राप्त जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित लोग होंगे, कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, समाज सेवा, खेल जगत, उनसे संबंधित 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो राज्यसभा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी जान लें। 108 में ज्वाइंट मीटिंग की बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन का बात किया गया है। संयुक्त अधिवेशन फिलहाल आप ये जानें कि सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर होता है। इसके अलावा किसी भी तरह के विधेयक पर ज्वाइंट मीटिंग कॉल नहीं की जाती है, न धन विधेयक पर, न संविधान संशोधन विधेयक पर। फिर दोहरा दें कि सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर ही होता है। जब दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होती है तो इसको दूर करने के लिए आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग कॉल करते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 123, ये राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी अधिकार है, जिसमें अध्यादेश का प्रावधान किया गया है, अध्यादेश से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो हम बहुत पहले अपलोड कर रखे हैं, आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल ये कि अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगे कि किसी विषय पर तत्काल कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण विधायी अधिकार है। तो आप 123 अध्यादेश चाहेंगे डिटेल तो आप देख लेंगे, सारा एग्जाम्पल वगैरह सब मिल जाएगा। यहां पर एक आर्टिकल और जो हम मेंशन करना भूल गए हैं, आर्टिकल 111 राष्ट्रपति के वीटो पावर को दिखाता है। मतलब एक कि जब दोनों सदनों से विधेयक पारित होकर के और राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं इस विधेयक के संदर्भ में, इसका प्रावधान किया गया है 111 में। और आर्टिकल 111 में ही राष्ट्रपति का वीटो पावर भी है। वीटो पावर पर भी हम एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब 143 राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार है। राष्ट्रपति को जब लगे कि किसी ऐसे मामले पर जिसका कि सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार आता है और वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। यहां ये भी जान ले कि अगर राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगा है सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक स्थिति में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट साथ ही जो सलाह देता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ हम फिलहाल फोकस के तौर पर इतना ही बता रहे हैं कि ये इनका सलाहकारी अधिकार है। इसके बाद 352, 356 और 360 आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का ये आपातकालीन शक्ति है। मोटे तौर पर 352 जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 356 जिसको कि हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 जिसको कि वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। 352 और 356 पर भी हम एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आपको वक्त मिले तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे और उन आर्टिकल से जुड़े हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता देने का काम किया। उम्मीद है कि इसको देखने के बाद राष्ट्रपति कमोबेश आपका जो मेन चीज है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें उनका पावर वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हम एक नजर आप तक पहुंचाने का काम किए। अब थोड़ा सा बीच में ये जो आर्टिकल आ रहा था 62 के बाद थोड़ा सा जानते हैं। 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, डिटेल बाद में। 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, मतलब पदेन सभापति होंगे, और इस हैसियत से पदेन सभापति होने के नाते वो राज्यसभा में वो सारे कार्य करेंगे जो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। 65 में है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर तब काम करेंगे जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का बात किया गया है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन का यहां पर जान ले कि राष्ट्रपति से अंतर इस रूप में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से अलग इनका जो चुनाव है इसमें संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। सभी सदस्य भाग लेंगे मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे राज्यसभा में 12 आज की तारीख वाले, एंग्लो इंडियन का तो प्रोविजन खत्म हो चुका है, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य होंगे वो भी भाग लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए आवश्यक था कि 50 जो उम्मीदवार बनना चाहते थे तो 50 उनके नाम के प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदन करता हों। उपराष्ट्रपति के लिए है कि 20 उनके नाम के प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदन करता हों, और दोनों के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया है। तो राष्ट्रपति के लिए 50-50, इनके लिए 20-20 और जमानत राशि 15,000 रुपया। यहां पर उपराष्ट्रपति का 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। 5 साल सामान्य तौर पर, बीच में चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और तीसरा ये कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता था, लेकिन उपराष्ट्रपति को ऐसे किसी भी आधार पर जिसको कि राज्यसभा उचित समझे 14 दिन पूर्व सूचना दे करके उनको पदमुक्त कर सकता है। यहां पर लोकसभा सिर्फ उनके हटाए जाने की पुष्टि करता है, उनका रोल बहुत ज्यादा नजर आता नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि वहां महाभियोग था, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए न महाभियोग किया हो सकता है, और सिर्फ इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी राज्यसभा से ही, बाद में लोकसभा भी उसकी पुष्टि करेगा। 68 में है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव विद्यमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही कर लिया जाएगा, और यहां उपराष्ट्रपति का कोई कार्यवाहक नहीं होता। राष्ट्रपति का कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई कार्यवाहक नहीं होगा। जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति के द्वारा संचालित की जाएगी। 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिए जाने का प्रावधान है कि वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और 97 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति की हैसियत से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति को पहले ये जान लीजिए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति कार्य के लिए कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है।
उनका जो कुछ भी वेतन और भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही मिलता है। तो इनका वेतन और भत्ता का प्रावधान यहां किया गया है। खैर, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, उससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बताने का काम किया। उम्मीद है आपको ये लाभ देगा। यहां पर एक बात और कि जो सिविल सर्विसेज से परे एग्जाम होते हैं, जैसे सचिवालय का या फिर जो क्लास 3 लेवल का एग्जाम होता है, वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आती है। जैसे सिंपल तरीके से हम बात करें तो 2 बार कौन बने, सबसे यंगेस्ट कौन थे, सबसे अधिक उम्र में कौन बने, इस तरह की चीजें, कितने राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, किनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया, इस तरह का जो फैक्ट्स है उसको भी आप एक बार अवश्य देख के रखें। जैसे यहाँ पर शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण से जुड़ करके आप भारत के संविधान में किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है, इसको भी याद करके रख ले। तो अनुसूची याद कर ले। वैसे शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुसूची 3 में होता है, आपकी जानकारी के लिए। सैलरी और अलाउंसेज ये है अनुसूची 2 में। तो पूरा का पूरा 12 अनुसूची याद कर ले, इस तरह का फैक्ट्स याद कर ले, और इस तरीके से अगर आर्टिकल को याद करेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक भी कमोबेश सामान्य तरीके के एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये लाभ पहुंचाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और न सिर्फ प्रतिक्रिया दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।